तो बच्चों स्टार्ट करें वर्ण विचार व्याकरण का पहला टॉपिक जो कि आपको शीतल मैम पढ़ा चुकी हैं। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, हमको ये वर्ण विचार चैप्टर की बुक आपने नहीं निकाली है, सिर्फ सुनिए, ध्यान से सुनिए, और मैं थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा रहूँगी, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं वापस से पढ़ा रही हूँ और आशा करती हूँ आपको पूरा का पूरा वो समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसको थोड़ा मैं जल्दी दोहराऊँगी। वर्ण, सबसे पहले तो हम समझते हैं बच्चों वर्ण क्या है। हिंदी भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि मतलब आवाज़ को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक है। और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ ध्वनि, तो वो मैं वर्ण निकाल रही हूँ अपने मुंह से, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा मेल करके मैं उसमें अक्षर बनाती हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये वर्ण जो होते हैं वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब हम आते हैं वर्णमाला में। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों। ऐसी बात है बच्चों कि वर्णमाला का जो निर्माण होता है ना, यानी जो वो बनी हुई है ना, उसमें टोटल 52 यानी 52 वर्ण हैं हिंदी भाषा में। स्वर 11 हैं, देखिए जैसा कि आपको मैं इधर दिखा रही हूँ। व्यंजन 4 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, और अन्य की कैटेगरी में 2 वर्ड्स आते हैं, 2 आते हैं। इनको मिलाकर कुल संख्या हमारी वर्णों की 52 यानी 52 हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया इतना। अब चलते हैं वर्ण के भेद। देखिए ग्रामर में कुछ भी नहीं है बच्चों, थोड़ा सा एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। वर्ण के भेद, भेद मतलब प्रकार। वर्ण के 2 भेद होते हैं, लेकिन कुछ मनीषी वर्ण के 3 प्रकार मानते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवह। अयोगवह बच्चों स्वर में आने वाला अंग और अह स्वरों का तीसरा प्रकार माना जाता है, जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। किंतु यहाँ हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन की। अब स्वर की डिफाइन क्या है, स्वर किसे कहते हैं, चले उस पे चलते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे स्वतंत्र क्या, मैं समझा रही हूँ। स्वरों का उच्चारण करते समय हम केवल होठ, तालु का उपयोग करते हैं। ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इधर देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। इसको बोलने में आपके मुंह से वायु कहीं से टकरा के नहीं आती है, स्वतंत्र होती है। अब हम आते हैं स्वर के भेद में। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 भेद किए जाते हैं स्वर के। उच्चारण मतलब बोलने की दृष्टि से। तो स्वर के भेद, पहला देखिए इधर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब ये स्वर क्या हैं, बोलने में आपको अजीब लग रहे हैं, लेकिन ज़रा सा इसको समझेंगे तो पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे कि ये स्वर क्या हैं। पहले स्वर पे चलते हैं, ह्रस्व स्वर क्या हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ना आपको बोलने में स्वर, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर ओनली 4 होते हैं। कौन कौन से, अ, इ, उ, री, ऋषि। इनको आप बोलिए, बोल के देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको पड़े आ को बोलने में टाइम लगता है, तो वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, मेन स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है, मूल स्वर।
अब आते हैं नंबर 2, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना, जस्ट डबल समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हमारी वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर हैं बच्चों। आपको स्वर समझ में आ गए? उन्हीं में से आ रहे हैं ये सब। ऊपर 4 आ चुके हैं, अब 7 जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं। वे इस प्रकार हैं, देखिए इसमें आ, बड़ा ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें आपको ओ, औ में ज़्यादा समय, अ, ई कम समय। तो ये दीर्घ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़े से लंबे बोले जाते हैं, थोड़ा देर लगता है, 2 गुना समय लगता है, बस इतना ध्यान रखिए। तीसरा आपका होता है प्लुत स्वर। बच्चों प्लुत स्वर वैसे ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण यानी बोलने में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर में जितना आपने समय लगाया थोड़ा सा, उससे भी ज़्यादा, यानी क्या होंगे वो स्वर 3 गुना अधिक समय लगने वाले, है ना? वो होते हैं प्लुत स्वरों का चिन्ह होता है। आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये एस सा लिखते हो आप, ये एस जो लिखते हैं ये प्लुत स्वरों में होता है। जैसे आपको बोलना है राम, उसको लंबा बोलना है राम, तो उसके राम के बीच में आपने एस एस लगाया, वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है? जैसे ओ माँ, अब आवाज़ लगाते हो किसी को, वो जब आप आवाज़ निकालते हो तो उसके बीच में उसको लिखने के लिए ध्वनि चिन्ह बनाते हो, यानी प्लुत का स्वर एस बनाते हो, ये प्लुत होता है बेटा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल सी बात है, जो बेसिक बात है, स्वरों से बनती हैं मात्राएं और वो मात्राएं चढ़ाई जाती हैं व्यंजनों पे। अब मात्राएं स्वरों के स्वरों का जो परिवर्तित रूप होता है ना, वही मात्रा है बच्चों। जो बदलाव आपको दिखता है स्वरों में, एक तो आपने बोल के देखा, अब एक आपको जो स्वर दिखाई दे रहे अ, ई, अब उनकी सबकी उनके अंदर मात्रा छिपी होती है। वो क्या है, मैं इस चार्ट द्वारा आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक चार्ट है, आपके सामने आ रहा होगा, इसमें आपको सारी की सारी मात्राएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यानी स्वरों से मात्राएं बनती हैं। तो स्वरों की मात्रा इस प्रकार, जैसे अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, आ से शुरू होती है मात्राओं का निर्माण होना। आ मतलब एक डंडा, देखिए इसमें जैसे म में मैंने आर एक डंडा लगाया तो मान बना। इसी तरह आप सारणी को देखेंगे तो आपको सारे स्वर आ जाएंगे कि औ की लास्ट वाले में हम आते हैं, औ की मात्रा है तो उसमें औ की मात्रा में 2 मात्राएं हैं और एक डंडा है। तो मैंने म पे अगर औ की मात्रा लगाई तो वो बन जाएगा मौन। मौन मतलब चुप, आप उसको बोलते हो मौन, ये मौन नहीं है। उच्चारण भी हमको शुद्ध करना है हिंदी का, तभी हमको हिंदी शुद्ध लिखनी, पढ़नी और बोलनी आएगी, ये बात ध्यान रखिए। यानी अवर्ण स्वर की मात्रा नहीं होती है, इसके बिना व्यंजनों का रूप इस तरह होता है। कैसे होता है ये देखिए, क हलंत, च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, ट हलंत, ठ हलंत, थ हलंत, न हलंत आदि, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है। जैसे ही व्यंजन के साथ आप अ को जोड़ देते हैं, जैसे मैंने बोला क, तो ध्वनि सुनिए उसकी, क अ सुनाई दी, ख, यानी सभी स्वरों के पीछे अ का प्रयोग, सभी व्यंजनों के पीछे अ स्वर का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे आप। ब अ के साथ मिला, च अ के साथ मिला, इस प्रकार। ठीक है, यानी अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। सिंपल क च छ ज लिखे इस प्रकार जाते हैं, किंतु जब आप इनको तोड़ेंगे तब इनको तोड़ के लिखते हैं, हलंत का प्रयोग करके लिखते हैं, अ के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं व्यंजन पे। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता तथा उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, अभी मैंने आपको बताया, वो व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन की डिफाइन है बच्चों। हर व्यंजन के पीछे स्वर छिपा होता है, मैंने आपको बताया, ये फिर से बोल रही हूँ। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते।
व्यंजन आप सोचोगे कि मैं क को आधा बोल दें तो आप नहीं बोल पाओगे। आधा क को बोल के देखो, नहीं बोल पाए, क्योंकि जब उसको बोलना है तो आपको स्वर अ का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने बताया था वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण हमने बता दिए थे 52 होते हैं टोटल मिला के, सब उसमें सारे मिला के अयोगवाह सब कुछ संयुक्त अक्षर मिला के वो 52 हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम देखिए यहाँ पे मैं व्यंजन भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए क ख ग घ, ये वापस से पढ़ाने का नहीं है, ये आप HKG क्लास में फर्स्ट क्लास में दौरान कर चुके हैं, HKG में पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैं दिखा रही हूँ। आगे चलते हैं, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। अब आते हैं व्यंजन के प्रकारों पे, है ना। व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये तीनों समझ में आए। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ स्पर्श व्यंजन क्या है, जल्दी जल्दी समझाती हूँ। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ, कंठ, गला, तालु, जीभ के नीचे का स्थान, मूर्धा मतलब ऊपर, ये ऊपर वाला स्थान, दांत तथा होंठ का स्पर्श करते हैं। सबसे आवाज़ छूकर आती है गले में, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, इधर देखिए। इसको हमने अलग अलग वर्गों में बांट दिया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क में भी 1 2 3 4 5, च में भी 5 5 ऐसे वर्णन कर हमने लिख दिया है। इस प्रकार ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। अंतस्थ का अर्थ समझो पहले बेटा। अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर, अंदर से जो आवाज़ आती है उच्चारण करते समय, यानी बोलते समय जो व्यंजन हमारे मुंह के भीतर ही रह जाते हैं, है ना, वे अंतस्थ कहलाते हैं। आप बोल के देखेंगे तो आपको उसका एहसास होगा। मेरे साथ साथ उसको प्रैक्टिकली धीरे धीरे बोलते हुए चलिए। और मैंने बताया था कि कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिनमें से ओनली 4, ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं 4, य र ल व, ये सिर्फ अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे य र ल व। ठीक है, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जो जीभ होती है वो मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि ये अंतस्थ है। आप बोल के देखिए य र ल व, आपका कोई स्पर्श नहीं करेगी मुंह के किसी। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु पूरा स्पर्श नहीं होता। थोड़ा सा स्पर्श होगा क्योंकि ध्वनि निकलती है ना मुंह से, तो थोड़ा सा स्पर्श होगा किंतु पूरी तरह स्पर्श नहीं होता, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। वर्ड्स का अर्थ समझोगे, स्पर्श मतलब छूना, अंतस्थ मतलब अंदर के भाग से आने वाला, अंदर ही रहने वाला, अंदर का भाग। और तीसरा आता है बच्चों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से क्या समझ में आया, ऊष्म मतलब गर्म, यानी ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करती है। अर्थात गर्मी का मतलब ये नहीं कि भयंकर वाली गर्मी उत्पन्न करेगी, गर्मी उत्पन्न करती मतलब आपको एहसास होगा, आपको जोर देना पड़ रहा होगा, इसलिए वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। अर्थात उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। श, श, स, ह, इनको बोलिए। श, श, स, ह। देखिए प्रोनाउंस से अगर उच्चारण सही नहीं करेंगे तो आपको उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये है श से शलगम श, ये थोड़ा सा मैंने और डीप में बोला, श, स और ह। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब आपको मैं बताती हूँ कि जब आप वर्ण पढ़ते हैं तो उसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुछ व्यंजन होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है बच्चा 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजनों का मिलना संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन है बेटा। देखिए यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। यहाँ पे भी 4 हैं जिसको बोलते हो आप क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, श्रुतलेख वाला श्र।
अब ये किस प्रकार बनते हैं यहाँ पे देखिए, ये किस प्रकार बनते हैं ये देखिए। क्ष से क्षत्रिय क और षटकोण के श से मिलकर बनता है। का साउंड श के बाद होता है। फिर क्ष से शब्द बनते हैं जैसे शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा आदि। त्र जो वर्ण है इसमें ता और र और अ मिला होता है बच्चों, तो वो त्र बनता है जिससे आप छत्र, सत्र लिखते हैं, मंत्र लिखते हैं। ज्ञ कैसे बनता है, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है ज्ञ, इसको अक्सर बच्चे गलत करते हैं, एक बार समझ लेंगे तो आ जाएगा। ज्ञ ये होता है ज और ञ खाली, उससे बनता है ज्ञ। ज और ञ खाली और उसके पीछे अ की ध्वनि यानी अ, वो बनता है ज्ञ, जिससे आप यज्ञ, प्रज्ञा, हाँ, और ज्ञान आदि शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आता है श्र, जिसको श्रुतलेख, श्रुति लिखते हैं वर्ड श्र। ये बच्चों श, शलगम वाला श प्लस र से में अ की ध्वनि मिला के यानी श प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू बनता है हमारा श्र। ठीक है, जिससे आप श्रमिक, श्रमणा, है ना, परिश्रम आदि शब्द का निर्माण करते हैं। आइए अब जानते हैं हम बच्चों अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत क्या है। ये भी आपका वर्ण विचार में ही के ही अंतर्गत आता है। अनुस्वार बच्चों, अनुस्वार क्या होता है, बिंदु। देखिए यहाँ मैंने दिखाया है अनुस्वार का चिन्ह। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। इसका चिन्ह मैंने बता दिया। जैसे आप बोलते हैं संभव, संभव को देखिए यहाँ पे लिखा है। संभव हम दो तरह से लिख सकते हैं, स आधा म भव संभव, और एक स के म को मैंने बिंदी के रूप में यानी अनुस्वार के रूप में लगा दिया। अनुस्वार मतलब बिंदी, संभव। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी बेटा, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदी। अभी आप इतना ही समझिए, इसकी डिफाइन में जाने की हमको ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपको लिखने में काफ़ी चीज़ों का प्रयोग करने में दिक्कत आती है, इसलिए आपको इसका कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अनुनासिक का मतलब होता है बच्चों चंद्र बिंदी। जब किसी स्वर का उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं, है ना, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला, देखो जैसे यहाँ देखो इस पे लिखा है, मैंने चंद्र बिंदी भी बनाया है। जैसे फंसना, कांच, है ना, इसके अलावा सांप आप बोलते हैं तो उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। आगे आपको समझ में। अब हम चलते हैं विसर्ग की तरफ। विसर्ग क्या है, इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है। उच्चारण बोलते कैसे विसर्ग, विसर्ग बच्चों आपने देखो यहाँ पे दिखा है दो बिंदी जो होती है वो विसर्ग कहलाती हैं, और उसका उच्चारण कैसे होता है, ह की तरह करते हैं। जैसे मैंने वर्ड बोला प्रातः, प्रातः, उसके पीछे दो बिंदी लगाई और मैंने लिखा प्रातः, ह ध्वनि क्या आई, अह ध्वनि आती है। ठीक है, नमः, अतः यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया आपको बच्चों। अब हम चलते हैं हलंत पे। हलंत क्या है बेटा, आप लोग हलंत संस्कृत में भी पढ़ते हैं और हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत हिंदी संस्कृत दोनों में बहुत अनिवार्य होता है सीखना। हलंत का मतलब जब कभी व्यंजन का प्रयोग करते समय प्रयोग स्वर रहित किया जाता है, उसमें से स्वर को गायब कर दिया जाता है, तब उसके नीचे तिरछी रेखा दी जाती है। आपको संस्कृत में भी सिखाया होगा, हिंदी में भी बता रही हूँ। जब आप वर्णों का विच्छेद करेंगे, क के पीछे अ की ध्वनि है, अ की ध्वनि का लोप कर देंगे तो वो क आधा रह जाता है। जब हमें हिंदी में किसी वर्ण को आधा दिखाना होता है तब हम हलंत का प्रयोग करते हैं। उसको विच्छेद करते समय, वर्णों का विच्छेद कर रहे हैं, अभी हम आगे सीखेंगे, तो वर्णों का विच्छेद करते समय हमें हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये जो रेखा मैंने इधर दिखाई है हलंत की, इसमें जो ऊपर वाली रेखा है वो हलंत नहीं है, जो नीचे लगा हुआ है टेढ़ी पाई जो होती है वो रेखा होती है, जिसको हल कहते हैं हम। ठीक है, हलयुक्त व्यंजन ही हलंत वर्ण कहलाता है। इतना समझ में आ गया। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया विद्यालय, विद्यालय में आधा द को आधा करने के लिए हलंत लगा दिया मैंने, विद्य हलंत या लय। देखिए यहाँ पे लिखा है विद्यालय। अब विद्यालय को द और य को मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कुछ व्यंजन बेटा द्वित व्यंजन होते हैं। द्वितीय बोलते हैं
देखिए यहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है, द पे जोर नहीं लगाना है, द्वितीय व्यंजन, क्योंकि द के नीचे क्या लगा है, अभी आपने सीखा था, हलंत लगा है, यानी वो जल्दी से बोला जाएगा, आधा है ना। तो आधे वर्ड को बोलना मुश्किल है, इसलिए उसको पाई की सहायता से हम बता रहे हैं। द्वित व्यंजन, एक ही वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ पुनः प्रयोग किया जाना, मतलब जहाँ पे आप एक ही वर्ण को 2 बार लिखते हैं, चाहे वो आधा हो, एक बार आधा हो, एक बार पूरा हो, जैसे कच्चा का, आधा च, पूरा च, तो आधा च और पूरा च जो ये वर्ण आया यहाँ पे, वो है द्वित व्यंजन। इधर देखिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ, सच्चा, गद्दी, चप्पल आदि। ठीक है, अब आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं वर्ण संयोजन की तरफ। जिस वर्ण संयोजन से पहले हमको संयुक्त अक्षर क्या होते हैं वो भी समझना जरूरी है। स्वर रहित व्यंजन जब अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। डिफाइन समझ में ऐसे नहीं आएगी कि मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। जैसे मैंने बोला स्वर रहित, मैंने बोला भ, अभी इसमें मैंने स्वर ना लगा के मैंने वर्ड बनाया भक्त, भ आधा क और त, तो बच्चों इसमें भ आधा क और त, ये मैंने क्या करा, स्वर रहित व्यंजन से मिलाया। ठीक है, तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। भ में मैंने आधा क और त मिला दिया, तो वो संयुक्त अक्षर बन गया। बच्चों समझ में आया आपको? देखिए जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल में दिया है ना, जैसे भ प्लस क प्लस त जब मिला तो भक्त बना। इसके मिलने को ही वर्णों को वर्ण से संयोजन भी इसी प्रकार किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं और वर्ण विच्छेद का दोहरान करते हैं। आपने वर्ण विच्छेद पढ़ लिया है, मैं बहुत थोड़ा सा क्विक जल्दी से उसका दोहरान कराती हूँ। आइए और वर्ण विच्छेद पे चलते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है, सबसे पहले तो समझो विच्छेद क्या है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में आता है कि वर्ण संयोजन करो, मतलब उसको जोड़ना होता है तो वो उसको अलग कर देते हैं, और किसी को लिखा होता है कि वर्ण विच्छेद करो तो वो उसका संयोजन करके रख देते हैं। यह आपको नहीं करना है। वर्ण विच्छेद और संयोजन में, संयोजन का मतलब जोड़ना होता है बेटा, और विच्छेद का मतलब उसको अलग करना होता है। ठीक है, कि उस प्रकार के आपको शब्द की मैं असाइनमेंट आपको भेज दूंगी, आप उसको देख लेंगे और आप समझ जाएंगे। आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, 6 में कर रहे हैं, 7th में कर रहे हैं, अब 8th में भी कर रहे हैं। ठीक है, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना ही मतलब वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके उदाहरण जैसे मैंने यहाँ दिखाया, आप देखिए वर्ण विच्छेद का उदाहरण देखिए। लड़की लिखा मैंने, ल प्लस ल पे नीचे हलंत है, वो आधा है, प्लस अ प्लस ड आधा है, प्लस अ प्लस क आधा है, प्लस ई। स्वरों के कभी टुकड़े नहीं होते, इसलिए कभी भी आ ई में से जो भी आप कुछ लिखोगे उसके नीचे कभी हलंत नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि स्वर और व्यंजन हमने बताया, स्वर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। आप व्यंजन को तोड़ सकते हो, स्वरों को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये आपका ये प्रयोग हो गया। अब आप सभी को करना क्या है, आप सभी अपनी पुस्तक यदि आपके पास में रखी है तो उसको खोल लेंगे, और उसमें उस पुस्तक को खोल के आप सभी अपनी पुस्तक के पेज नंबर 23, 24 और 25, 26 को अवश्य पढ़ें। आप लिख लीजिए, मैं दोहरा रही हूँ, पेज नंबर 23, 24, 25, 26। देखो उसमें राइट लगा लीजिए। अगर आपके पास निकली हुई है पुस्तक, अगर खुली हुई है, 2 मिनट आपको मैं खोलने के लिए 2 सेकंड देती हूँ, आप उसको खोल लीजिए और उसमें पेज नंबर 23 पे टिक लगा लीजिए और लिख लीजिए पढ़ना अनिवार्य है। 24, 25 और 26। ये मैं इसलिए नहीं बता रही बच्चों, ये वर्ण विचार में ही आपके चैप्टर में है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द है। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका वर्ण विचार, जिसमें हमने सभी वर्णों पर विचार कर लिया। आपका दोहरान यहीं पे समाप्त होता है।